वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन बेसिस दुनिया में कहाँ कहाँ है, इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ है जहाँ पर इंडिया को अलाउ है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को उतार भी सकता है और उनको यूज भी कर सकता है किसी मुल्क के खिलाफ भी। इस बारे में ये वीडियो है और देखेंगे वीडियो के इंडिया कितना ज्यादा पूरी दुनिया पे कंट्रोल रखता है। तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया होने वाली है मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी। तो पूरी वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे में डिफेंस और सोवर्निटी मेंटेनेंस एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजीज भी आती हैं। आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया की मिलिट्री यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ग्लोबली क्या कर सकती हैं। इंडो पैसिफिक से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चाइना का एडवांसमेंट एक ग्लोबल कंसर्न है। पिछले 20 सालों में चाइना ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग तेजी से बढ़ाई है। सभी नेबर्स परेशान हैं और ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में इंडिया भी कुछ बेसिस पर काम कर रहा है। हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ओवरसीज मिलिट्री ठिकाने कहाँ कहाँ हैं और किन किन देशों में मिलिट्री बेसिस इंडिया ज़रूरत आने पर यूज़ कर सकता है। दोस्तों इमेजिन करिए कि यदि कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट का टारगेट इंडिया है, तो ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में काउंटर मैकेनिज्म्स ही हैं जो इंडिया को सीवियर इम्पैक्ट से बचा सकते हैं। हालांकि इंडिया के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई मिलिट्री बेसिस नहीं है। यदि खुद की बेसिस की बात करें तो इंडिया ने इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व बना रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देशों में इंडिया कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के साथ 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के फाउंडेशन पैक्ट और 2002 से लॉन्ग स्टैंडिंग जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इंक्ड है, जिससे उसके मिलिट्री बेसिस भी इंडिया यूज़ कर सकता है। हम ओमान से लेकर भूटान और तजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में सिचुएशन के हिसाब से इंडियन मिलिट्री बेसिस या पार्शियल मिलिट्री एक्सेस को डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग कंट्री होने के कारण वो जो अमेरिका के बारे में बता रहा है ना, मकसद के जिस तरह अमेरिका और इंडिया का मुआहदा है ना कि अमेरिका इंडिया के बेसिस यूज कर सकता है और ये उनके कर सकते हैं। मतलब अगर खुद नहीं बनाया ना दूसरे ममालिक के साथ इनके मुआहदे होंगे ना। शायद इंडिया की खुद की मिलिट्री फैसिलिटीज कम है और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मिलिट्री प्रेजेंस स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया 2001 के बाद से स्टीडली स्टेप्स ले रहा है। 2002 में इंडिया ने अपना पहला मिलिट्री बेस तजिकिस्तान में बनाया। ये पूरा बेस इंडिया का नहीं है, पर यहाँ इंडियन मिलिट्री स्टेशनड है और तजिकिस्तान का पता नहीं था ना कि इंडिया वहाँ भी है। सेंट्रल एशिया में प्रेजेंस होने से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का चाबहार पोर्ट ईरान में कंट्रोल होने से कनेक्टिविटी इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। चाबहार पोर्ट में चाइना का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इससे इंडिया कंसर्न है। यदि चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है तो तजिकिस्तान के मिलिट्री बेस को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बेसिस को मॉडर्नाइज किया है जो मलक्का स्ट्रेट के पास है। अंडमान एंड निकोबार जो इंडिया की ही एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर इंडियन नेवी सर्विसेज जरावा एक बेस है। इससे इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी को काउंटर करने के लिए एडवांसमेंट मिलती है। द सासाकावा पीस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने मेडागास्कर और मॉरिशस में भी नेवल सर्विलेंस फैसिलिटीज डेवलप की हैं। 2015 में मॉरिशस से इंडिया ने एगेलेगा आइलैंड लीज पर लिया था और यहाँ एस्टिमेटेड $87 मिलियन स्पेंड कर एक मिलिट्री फैसिलिटी तैयार की जा रही है। इंडिया ने इंडियन ओशन के अराउंड सिचुएटेड कंट्रीज में शिप्स के स्मॉल डिवीजन्स के साथ एनुअल टूरिंग भी करना एक्सपीडिट किया है। 2014 से लेकर 2015 में इंडियन नेवल शिप्स ने इस रीजन में 50 कंट्रीज का टूर किया था, लेकिन ये मैन्यूवर्स हर देश में पोर्ट्स के एक्सेस राइट्स की मांग करते हैं। 2016 में इंडिया ने यूएसए का डिएगो गार्सिया डुकम पोर्ट फ्रॉम ओमान और फ्रांस से रियूनियन आइलैंड के एक्सेस राइट सिक्योर किए थे। इंडिया का 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सेशल्स से भी अजम्पशन आइलैंड पर बेस बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। इस आइलैंड पर इंडिया और सेशल्स एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस बना रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ एगेलेगा आइलैंड जो मॉरिशस के कंट्रोल में है, उस पर भी इंडिया एक मिलिट्री फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है। मॉरिशस इंडिया का एक अलाई रहा है। इंडिया का पहला मिलिट्री बेस तजिकिस्तान में मौजूद है। ये 2002 में इंडिया ने डेवलप किया था। फरखोर एयर बेस तजिकिस्तान मिलिट्री और इंडियन एयरफोर्स रन करती है। इस बेस ने इंडियन मिलिट्री एशिया में रिक्वायर्ड डेप्थ और रेंज प्रोवाइड की है। दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने 1996 में तजिकिस्तान से फरखोर एयर बेस को यूज करने के लिए नेगोशिएशन शुरू किए थे।
शुरुआत में ये बेस अफगान नदर्न अलायंस को हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री सप्लाईज देने के लिए और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होता था। जब भी नेगोशिएशन शुरू हुए थे तब इंडिया ने फरखोर रीजन में एक छोटा सा मिलिट्री हॉस्पिटल ऑपरेट किया था। बाद में यहाँ इंडिया ने एयरबेस सेटअप किया जो रशिया से लिया गया था। ये एयरबेस 1980s से ही टूटी फूटी सिचुएशन में था, जिसे रिस्टोर करने के लिए 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने $10 मिलियन टेंडर एक प्राइवेट बिल्डर को दिया और बिल्डर डिफॉल्टर निकला और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने स्टेप इन किया। इस बेस ने पाकिस्तान को भी नाराज किया था। ये बेस तब से ही इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फॉरेन मिलिट्री फैसिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने कुछ मेजर कंट्रीज जैसे USA के साथ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। इन एग्रीमेंट्स के चलते जरूरत पड़ने पर US मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन कर सकता है। चलिए इन एग्रीमेंट्स को समझते हैं। दोस्तों इंडिया के ग्लोबली बेसिस नहीं है। US और इंडिया ने अक्टूबर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका साइन किया था। इससे पहले 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ और 2018 में कम्युनिकेशंस ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कॉमकासा साइन किया था। इन एग्रीमेंट्स के साथ इंडिया और US ने ट्रोइका ऑफ फाउंडेशनल पैक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनके अंतर्गत दोनों देशों में डीप मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। हम दोस्तों तीनों एग्रीमेंट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2016 में साइंड लेमोआ से। इस एग्रीमेंट के चलते दोनों कंट्रीज डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज कर सकती हैं। इस एग्रीमेंट से प्राइमरली 4 एरियाज कवर होंगे, जिसमें पोर्ट कॉल्स, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ शामिल है। कोई और रिक्वायरमेंट दोनों साइड के एग्री होने पर पूरी की जा सकेगी, जो केस बाय केस बेसिस पर होगी। इस सीरीज में अगला एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, जिसे हम कॉमकासा कहते हैं। ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए वैलिड है। ये इंडिया को C-17, 10 साल बाद नया होगा। P-8IS जैसे US फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के लिए अलाउ करता है। इस एग्रीमेंट से इंडिया को एडवांस डिफेंस सिस्टम के एक्सेस मिलता है और इंडिया US ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकता है। एग्रीमेंट के टेस्ट में स्पेसिफिक एडिशनल प्रोविजंस हैं जो इंडिया के सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है। इससे इंडिया और US मिलिट्रीज ग्रेटर कम्युनिकेशंस इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इनेबल्ड है। इस एग्रीमेंट में होने वाले डिस्क्लोजर और ट्रांसफर्स इंडिया के कंसेंट के बिना नहीं हो सकते। दोनों देश इस एग्रीमेंट को इस मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे कि दूसरे देश के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन कंसिस्टेंट हो। इसके अलावा 2020 में US और इंडिया ने बेका साइन किया है। इससे इंडिया को अमेरिकन जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। इस एक्सेस के ऑटोमेटेड सिस्टम और वेपन्स जैसे मिसाइल्स और आर्म ड्रोन्स की एक्यूरेसी इन्हांस होगी। US के साथ पैक्ट्स हैं, पर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया के लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर बातें चल रही हैं। इनमें रशिया, UK और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इंडिया ने सितंबर 2020 में जापान के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के साथ इंडिया ने अब सभी क्वाड कंट्रीज के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट साइन कर चुका है। क्वाड दोस्तों जापान, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री कोऑपरेशन है। इन पैक्ट से इंडिया को कंसर्न कंट्री के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का एक्सेस मिल सकता है। दोस्तों द हिंदू की सितंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रशिया, UK और वियतनाम से बात चल रही है। ये डिस्कशन लॉजिस्टिकल पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को लेकर है। रशिया के साथ पैक्ट साइन होने से इंडिया को आर्कटिक रीजन में रशियन फैसिलिटीज का एक्सेस मिलेगा और इससे शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज इंडिया के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसे ही एग्रीमेंट्स यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ भी होने हैं। हालांकि ये एग्रीमेंट्स फिलहाल डिस्कशन फेज में है। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले हम इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में समझ लेते हैं। इंडिया के US के साथ इंपॉर्टेंट पैक्ट्स हैं जो मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक क्रूशियल स्टेप है। इससे इंडिया को ग्लोबल फ्रंट पर एक्सेस मिलता है। यही सिमिलर अप्रोच जापान, रशिया, UK, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा कंट्रीज के साथ भी है। इंडियन मिलिट्री बेसिस ओनरशिप तो केवल इंडियन ओशन में है, पर क्योंकि इंडिया के रिलेशंस रशिया, UK और क्वाड कंट्रीज से डीपली रूटेड है, इंडिया ग्लोबल फ्रंट पर इन देशों के मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर सकता है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक और आर्कटिक रीजन में भी प्रेजेंस रखता है। हालांकि ये जरूर ध्यान रखें कि ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस एग्रीमेंट बाउंड है। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे कि क्या
अच्छा, बात करेंगे कि इंडिया पूरे खित्ते में फैल चुका है, बेसिस उसके मालिक के साथ अपने हिफाजत के लिए ना, हिफाजत के लिए, और उसके अलावा ऐसी ना आजकल के जिस तरह के दुनिया के हालात है ना, मुआहदे करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें कुछ ममालिक इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात थे रशिया के साथ, जो बहुत ज्यादा मजबूत थे। उस वक्त रशिया और इंडिया इकट्ठे थे और पाकिस्तान अमेरिका की झोली में बैठा करता था, इस तरह दोनों थे। चल रहा था। अब दुनिया मुख्तलिफ हो चुकी है। अब इंडिया के रशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन हथियार भी लेते, लेकिन पहले वाला वो रंग नहीं रहा। अब इंडिया और अमेरिका जो है ना, वो चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि चाइना ऊपर जा रहा है। उनको टैकल करने के लिए ये दोनों ममालिक इकट्ठे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इस तरह के ममालिक, जापान, ये यूके वगैरह सब साथ दे रहे हैं इंडिया का इस काम में। और पाकिस्तान के जो अलायंस है, मेरे ख्याल में चाइना है, तुर्की है, ईरान हो गया, ईरान, अफगानिस्तान तो अभी नहीं पता, अफगानिस्तान भी अभी तालिबान की हुकूमत आई है, पता नहीं कौन सा मुल्क उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये तो मतलब जो अलायंस के बता रहा हूँ, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और रशिया भी आ गया है उसी में। अभी इस माहौल में जो इंडिया के इतनी ज्यादा बेसिस है ना, वो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं कि हर मुल्क के साथ उनका एक रिलेशन है और बना हुआ है कि वो उनकी बेसिस, हालांकि मुल्क तो आजकल के हालात में अपने फिजाई हदूद ही नहीं किसी को इजाजत देता कि ऊपर से हमारे कोई एयरक्राफ्ट अपना गुजारे हमारी इजाजत के बगैर, लेकिन ये वो बेसिस इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी होना चाहिए पाकिस्तान को कि इंडिया चारों साइडों से घेर चुका है कि किसी भी मुल्क के दुनिया में कहीं भी अटैक करना हो ना तो वो कर सकता है। उनके पास बेसिस हैं इतने कि ये मुझे जो समझ आई इस वीडियो को देखकर। और उसके अलावा भी जितना ज़्यादा अपना डिफेंस और अटैक मजबूत बनाया जाए उतना बेहतर होता है। और फिर ये टॉप्स आर्मी में शुमार होते हैं, दुनिया की जो 10 टॉप आर्मी है उनमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ये सारे ममालिक इन्हीं में आते हैं। बाकी कई ममालिक के पास आर्मी है ही नहीं। तो इसलिए ना ज़बरदस्त यार वीडियो लगी और देख के जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तुम क्या बोलते हो इस बारे में? बिल्कुल साफ जाहिर सी बात है, हर मुल्क के जो हालात चल रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए उन्हें करना पड़ता है, मजबूरी है। ये जो सिस्टम बना हुआ है आजकल, जो हालात चल रहे हैं, हर मुल्क अपने बारे सोचता है। एज अ पाकिस्तानी हम फिक्रमंद हो गए, थोड़ा सा हमारे तासरात से लग रहा है कि इतनी ज्यादा बेसिस है इंडिया के पास, लेकिन वो हर मुल्क की हिफाजत जो होती है वो तो साफ जाहिर सी बात है, अगर इतना आसान होता, हम इतना कह सकते हैं। अच्छा लगा डेवलपमेंट आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की वीडियो रिकमेंड करें जिसमें ये पता चले दुनियावी हालात का और इंडिया क्या क्या इस शोबे में कर रहा है जान सके, क्योंकि हमारा मीडिया तो हमें को बहुत कम चीजें बताता है, पता ही नहीं चलता। लाजमी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।